स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रेनबो साइंस सर्किट पर। आज हम लोग क्लास 10th के बायो से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है, जो हमारा पिछला वीडियो था वो मानव पाचन तंत्र से संबंधित था और वहाँ आपने देखा था मानव पाचन तंत्र का एक विस्तृत नामांकित डायग्राम भी हम लोग बनाए थे, चित्र भी बनाए थे। तो कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन करके अपनी समस्याएं बताया कि डायग्राम बनाने में उनको काफ़ी असुविधा हो रही है। और हमने आपको उस वीडियो में बताया भी था कि यह डायग्राम बेहद महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से, और इस पूरे विषय वस्तु को समझने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप ठीक से डायग्राम नहीं बनाते हैं, डायग्राम के हर एक पहलुओं को, हर एक खंड को ठीक से नहीं समझते हैं, तो आपको जो पूरा लिखाया गया है डिटेल मानव पाचन तंत्र का या मानव में पोषण का, उनको समझने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। इसलिए मेरे मन में ये विचार आया कि डायग्राम को आखिर हम स्टेप बाय स्टेप कैसे बनावें, उसके लिए हमने एक अलग सी वीडियो बनाने का विचार सोचा। और उसी क्रम में आज का यह वीडियो बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप सभी आज के वीडियो में अपना पेन और कॉपी खोल लेंगे और हमारे साथ साथ काम करेंगे। आज मैं आपके सामने स्टेप बाय स्टेप मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाऊंगा। और पहले का डायग्राम, जो पिछले वीडियो में डायग्राम आपने देखा था, वो डायग्राम भी हमारे सामने बचा हुआ है। तो आज आपके सामने हम इसी तरह का एक दूसरा डायग्राम बनाने का प्रयास करेंगे। हाँ, एक बात हो सकती है कि हूबहू यही नहीं हो, इससे थोड़ा सा भिन्न होगा, निश्चित रूप से भिन्न होगा। और आप भी जब बनाएंगे तो थोड़ी सी भिन्नता होगी, उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। हो सकता है बहुत लोगों का इससे भी बेहतर डायग्राम बनेगा। तो और खुशी की बात है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा डायग्राम आप बनाएंगे। और डायग्राम का बहुत बड़ा महत्व है, खास करके बायोलॉजी के लिए, जीव विज्ञान के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण होता है कि डायग्राम के बिना जीव विज्ञान अधूरा रह जाता है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जब भी डायग्राम बनाइए, आपके घर में जो कॉपी होगी उसमें से सादी कॉपी ले लीजिएगा, प्लेन वाला पेज, पेंसिल ले लीजिएगा, स्केल ले लीजिएगा, इरेजर ले लीजिएगा रबर मिटाने के लिए, और थोड़ा सा दिमाग से मेहनत कीजिएगा, बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा। 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा डायग्राम आप बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम। और इसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि ये काम आप मेरे साथ करेंगे। इसलिए अगर आपने अभी तक कॉपी, पेन या पेंसिल नहीं लिया हो तो वीडियो को यहीं पॉज कीजिए। पहले आप अपना सारी सामग्री डायग्राम बनाने के लिए तैयार कर लीजिए, फिर हमारे साथ स्टेप बाय स्टेप बढ़िए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, आपके प्रकाल बॉक्स में जो कंपास होता है उस कंपास को ले लेना है और लगभग 1.5 सेंटीमीटर के आसपास त्रिज्या रखनी है। 1.5 सेंटीमीटर का मतलब, जैसे हम ऐसे कंपास बैठा के इस तरह से घुमाते हैं ना, ये जो दूरी होना चाहिए स्केल पर 1.5 सेंटीमीटर के आसपास दूरी ले लीजिएगा। और इस तरह से, चूंकि हम तो बोर्ड पर कंपास से दिखा नहीं सकते आपको डायग्राम, तो इस तरीके से आप ये जो सिर वाला पार्ट है एक अर्धवृत्त बना देना है। सभी लोग, मुझे उम्मीद है कि हमारे साथ साथ शुरू कर चुके होंगे। जो लोग अभी तक कॉपी पेंसिल नहीं निकाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो पॉज कीजिए, हमारे साथ कॉपी पेंसिल लीजिए और आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। निश्चित रूप से 2-3 बार प्रैक्टिस करने पर आप इससे भी बेहद अच्छा, सुंदर और साफ डायग्राम बनाना सीख जाएंगे। और एक बार जब आप डायग्राम बनाना सीख जाएंगे, इसके टेक्निक्स को जान जाएंगे, तो निश्चित रूप से आगे, चूंकि इस चैप्टर में और सब मानव का श्वसन तंत्र होगा, मानव का उत्सर्जन तंत्र होगा, मानव का वहन तंत्र, जहाँ हृदय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे उसका भी डायग्राम होगा, और सब नेफ्रॉन होगा, किडनी होगा, बहुत सारे अंगों के डायग्राम को जानना है हम लोगों को। इसलिए आप डायग्राम बनाने की टेक्निक को देखिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह का एक अर्धवृत्त बनाएंगे जो ये खोपड़ी का ऊपरी हिस्सा रहेगा। और हमने कहा कि इसमें एक केंद्र लेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर केंद्र है यह बीच में, और इस केंद्र पर क्या करेंगे, ऐसे कंपास बैठाएंगे और इसको पेंसिल से गोल घुमा देंगे। क्योंकि मैं मार्कर से कर रहा हूँ, मेरे पास उस तरह की सुविधा है नहीं, इसलिए थोड़ा बहुत बाएं दाएं हो सकता है, ऊपर नीचे भी हो सकता है, आप उसको इग्नोर करेंगे। आप सिर्फ टेक्निक को देखेंगे और उस टेक्निक का उपयोग करके आप भी अपने घर में इससे भी बेहतर आप स्केल, पेंसिल, कंपास, रबर की सहायता से बनाएंगे तो इससे भी बढ़िया अच्छा डायग्राम आपका तैयार हो जाएगा। चलिए आइए, पेज के ऊपरी हिस्से में इस तरह से हम लोग बना लिए। अब जो आपने ये बिंदु निर्धारित किया था, यहाँ से नीचे एकदम सीधा एक स्केल देंगे। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, एक लंबा स्केल ऐसे लगाइएगा और ठीक इसके नीचे क्या करना है आपको, लगभग 3 सेंटीमीटर नीचे, ध्यान दीजिएगा बात को,
लगभग 3 सेंटीमीटर नीचे एक पॉइंट निर्धारित करेंगे। स्केल पर नाप लेंगे वहां से यहां तक, मतलब इस बिंदु से यह बिंदु, यहां जो एक बिंदु था और यहाँ जो दूसरा बिंदु आया, ये 3 सेंटीमीटर लेंगे। अब फिर यहाँ से जो नीचे आएंगे एक और बिंदु लेना है, ये लगभग आपको 5 सेंटीमीटर लेना है। ये पॉइंट लेना है कितना पर? 5 सेंटीमीटर पर लेना है। इस तरह से आपके पास 3 बिंदु हो गया। एक बिंदु सबसे यहाँ ऊपर में, उससे 3 सेंटीमीटर पर ये बिंदु, और उससे ठीक नीचे 5, इस बिंदु से 5 सेंटीमीटर। चूंकि यहाँ से यहाँ 3 है तो इससे यहाँ की दूरी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस तरह से ये 3 बिंदु हमने निर्धारित कर दिया। अब जो ये बीच वाला बिंदु है, इसमें क्या करना है, लगभग 2.5 सेंटीमीटर बाएं तरफ एक बिंदु यहाँ निर्धारित करेंगे और 2.5 सेंटीमीटर बाएं तरफ एक बिंदु यहाँ निर्धारित करेंगे। फिर इसमें भी 2 सेंटीमीटर बाएं तरफ इधर बिंदु निर्धारित करेंगे और फिर 2 सेंटीमीटर बाएं तरफ, दाएं तरफ इधर एक बिंदु निर्धारित करेंगे। इस तरह से आप बिंदु निर्धारित करके अब क्या करेंगे, स्केल लेंगे और इस दोनों बिंदु को मिलाने का प्रयास करेंगे। याद कीजिए इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर थी, ऊपर से 2 सेंटीमीटर छोड़ देंगे और यहाँ से 3 सेंटीमीटर पर से इसको नीचे इस बिंदु पर मिला देंगे। ये मैं अनुमान से ही मिला रहा हूँ, आप भी प्रैक्टिस करने के बाद इसको अनुमान से मिला सकते हैं या नहीं, तो अभी आप शुरुआती दौर में स्केल की सहायता से माप कर ही मिलाइए इसको। यहाँ से फिर 2 सेंटीमीटर ऊपर से छोड़ देना है और इस तरह से इसको मिला देना है। चलिए हो गया। इतना काम आप सभी लोग कीजिए, और अगर आप थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, नहीं कर पाते हमारे साथ, तो आप वीडियो को रोकिए, फिर से दोबारा वापस जाइए शुरुआती स्टेप पर और वहाँ से फिर लिखना शुरू कीजिए। तो उम्मीद है कि आपने इतना कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है दूसरे स्टेप में, यहाँ ये कमर के पास के पार्ट को हम लोगों को ड्रॉ करना है, खींचना है। तो थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, ऐसे यहाँ थोड़ा सा गोलाई देते हुए हल्का सा बाहर की तरफ इसको मिलाएंगे, थोड़ा सा फैला देंगे बाहर की तरफ, बस इस तरह से फैला दिए। उम्मीद है कि आप भी इस तरह से कर लिए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऊपर में जो ये खोपड़ी वाला पार्ट है, चूंकि पाचन तंत्र मुंह से आरंभ होता है, पीछे विस्तार से चर्चा हुई है, तो मुंह वाला पार्ट को हम लोगों को सबसे पहले ड्रॉ करना है, खींचना है। आइए ऊपर से क्या करते हैं, सबसे पहले नाक वाले पोर्शन को हम लोग बनाते हैं। थोड़ा बहुत मतलब उल्टा हो सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है। इन सभी चीज़ों को आप इग्नोर करेंगे और प्रयास करेंगे कि जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर बनाइए, क्योंकि आप जब तक बढ़िया से प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक डायग्राम आपसे नहीं बनेगा। ये खोपड़ी वाला पार्ट इधर से लाएंगे, ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यही होता है। इसको आप ठीक से ड्रॉ कीजिएगा सभी लोग, बढ़िया से ध्यान से। अगर आप पीछे पड़ रहे हैं तो थोड़ा सा वीडियो के स्पीड को कम कर दीजिए और धीरे धीरे आप मेरे साथ चलिए। ये आपको अब लग रहा होगा कि गर्दन से ऊपर का पार्ट हमारा हो चुका है। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कंधा और बांह वाले पार्ट को निकालेंगे। इसको ऐसे और इस पार्ट को फिर ऐसे ले जाएंगे। इस तरह से पेंसिल की सहायता से अगर आप बनाते हैं यह और अच्छा बनेगा। इस तरह से आप खींचते जाइए। अब फिर आगे क्या करेंगे,
ये बांह वाला पार्ट होगा। थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, क्योंकि हम लोग यहाँ चित्र नहीं बना रहे हैं किसी आदमी का, हम सांकेतिक रूप में इनके बाहरी पार्ट को दिखा रहे हैं। मुख्य रूप से जो हम लोगों को जो पार्ट दिखाना है वह पाचन तंत्र को दिखाना है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पाचन तंत्र को ध्यान से रखेंगे, देखेंगे और इसको ठीक से बनाएंगे। पाचन तंत्र ही हमारा महत्वपूर्ण भाग होता है। थोड़ा सा आप स्पीड से बनाते जाइए, देखिए इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप सीख पाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, मुख गुहा जो हमने आपको बताया था, ये बकल कैविटी का पार्ट है। ये ऊपर से खोपड़ी हो गया, नाक हो गया, मुंह हो गया, जहाँ से भोजन प्रवेश करता है। देखिए इसमें भी मुंह है, यहाँ से भोजन प्रवेश होगा। अब अंदर जैसे भोजन आता है तो यहाँ क्या होता है, बड़ा सा बक्कल कैविटी है, मुख गुहा। जैसे खुलता है तो अंदर में खाली जगह जिसमें दांत है, जीभ है और लार ग्रंथि है, ये सभी अंग है। आइए उसको पहले ड्रॉ करते हैं हम लोग। इस तरह से। और फिर इसमें जो दूसरा पार्ट है इसको यहाँ लाकर छोड़ देंगे। यहाँ थोड़ा सा टेक्निकल बात है जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये फिर हमारे मुख गुहा में जीभ है। जीभ की जो रचना होती है, उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो ये लंबी नली है जिसको हम लोग ऑसोफेगस कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये ऑसोफेगस का पार्ट है। अब देखिए अभी तक हम लोग क्या किए, ये सबसे पहले भोजन जैसे मुंह में जाएगा, यहाँ से ऊपर तो ये खोपड़ी का पार्ट है, यही मुख गुहा है जिसमें एक बड़ी सी मांसल जीभ होती है। आपने पढ़ा इस जीभ का काम, कि इस जीभ का जो महत्वपूर्ण कार्य है वह भोजन का स्वाद ग्रहण करना है, दांतों को भोजन चबाने में मदद करना है और साथ में जीभ ध्वनि उत्पन्न करने में भी सहायक होता है। उसके बाद मुंह के भीतर 4 प्रकार के दांत, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर है। तो उन दांतों की सहायता से भोजन अच्छी तरीके से चबाया जाता है। और भोजन चबाने में दांत क्या करता है, सहायता करता है। साथ में हमारे मुख गुहा में ही 3 जोड़ी लार ग्रंथियां भी पाई जाती है, सैलिवरी ग्लैंड होता है, जिसके बारे में विस्तार से पिछले वीडियो में चर्चा हुई है। और जो लोग हो सकता है वीडियो नहीं सुन पाए होंगे, नहीं देख पाए होंगे, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या करेंगे कि आपको करना क्या है कि हमारा जो ये वीडियो है जैव प्रक्रम का, उसका 8वां, 9वां और 10वां पार्ट उसको आप ध्यान से YouTube पर जा कर के जो प्लेलिस्ट है वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो ये सैलिवरी ग्लैंड हो गया। मैं नाम इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, ये पार्ट मुख गुहा है, ये पार्ट मुख गुहा हो गया, ये जीभ हो गया, यहाँ सैलिवरी ग्लैंड, यहाँ देखिए लिखा हुआ लार ग्रंथि, मुख गुहा, लार ग्रंथि। अब उसके बाद ये जो नली आ रही है ये ग्रासिका है, यहाँ जो लिखा हुआ है देखिए ग्रासिका, ऑसोफेगस। मुंह में भोजन चबाने के बाद जब भोजन गीला हो जाता है लार मिलने के बाद, इसी नली के द्वारा भोजन नीचे आता है। भोजन जैसे इस छाती के ठीक बीचों बीच वो ग्रसिका होती है, जैसे भोजन ग्रसिका से नीचे बढ़ती है, यहाँ एक थैलीनुमा रचना में भोजन आती है। आपको याद होगा कि उस थैलीनुमा रचना को स्टोमक कहा गया था। ये बेहद इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे पाचन तंत्र का, इसको हम लोग स्टोमक कहते हैं, अमाशय कहते हैं। और जो अमाशय होता है, इस अमाशय में जैसे भोजन आया, ये पार्ट देख लीजिए आप,
यही स्टोमक है, आमाशय है, जो हमारे पाचन तंत्र का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और आपने जाना था कि आमाशय के भीतरी सतह में जो स्टोमक है, ये आमाशय है, इसके भीतरी सतह में एक प्रकार की ग्रंथि होती है, ग्लैंड होता है। इसके एकदम भीतरी लेयर में ग्रंथि पाई जाती है जिसको हम कहते हैं जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड। उससे रस निकलता है जिसको जठर रस कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस। और उस जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन नामक इंजाइम और श्लेष्मा जैसा लसलसा चिपचिपा पदार्थ होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, इसमें जो भोजन आया है चबाने के बाद, उस भोजन को अम्लीय माध्यम में चेंज करता है। जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को पचाता है। और जो श्लेष्मा है, इस आमाशय के भीतरी सतह पर उसकी लेयर चिपकी हुई रहती है, परत चिपकी हुई रहती है। और वह श्लेष्मा क्या करता है, आमाशय के भीतरी दीवार की रक्षा करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। इस तरह से भोजन का बहुत हद तक पाचन हो जाता है और वह पचा हुआ भोजन लेई के समान लई में परिवर्तित हो जाता है। और उस भोजन को तब हम लोग काइम कहते हैं। और तब वह भोजन आगे बढ़ता है तो यहाँ से एक पतली नली में प्रवेश कर रहा है। और भोजन जो लंबी पतली कुंडलित नली में जाती है, ये देख लीजिए, यहाँ से भोजन जो एक कुंडलित नली, ये जो कॉइल की तरह घूमी फिरी हुई नली है, इसमें जब भोजन जाता है तो उस नली को हम लोग छोटी आंत या क्षुद्रांत्र, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है। तो अब हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन पर आएंगे बाद में। उससे पहले स्टोमक से जैसे भोजन आगे बढ़ता है तो वहाँ दो बहुत महत्वपूर्ण अंग है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। एक है लीवर, यकृत, जिसके बारे में आपने पीछे जाना कि हमारे शरीर की यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। और दूसरा है अग्नाशय, पेनक्रियाज। तो पहले इस दोनों अंगों को हम लोग खींच लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए इधर बाएं साइड से, इधर से बाएं साइड से आमाशय है, उसके ठीक नीचे होगा पेनक्रियाज, और इधर दाएं तरफ से हो जाएगा यकृत। यकृत के बारे में आपने देखा कि यकृत के भीतर क्या होता है, एक थैली नुमा रचना होती है। और इस थैली नुमा रचना को हम लोग कहे थे गॉल ब्लाडर। गॉल ब्लाडर हिंदी में इसको पित्ताशय कहा जाता है, क्योंकि इसके भीतर पित्त रस भरा रहता है। पित्त रस लीवर से निकलने वाला एक प्रकार का रस है जो भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यही पित्त रस इसके भीतर भरा रहता है। तो ये लीवर का पार्ट हो गया, इधर ये लीवर का पार्ट हो गया, ये लीवर यहाँ हो गया आपका। अब ध्यान दीजिएगा कि लीवर के भीतर में ये पित्ताशय होता है, गॉल ब्लाडर होता है। और इस लीवर में जो पित्तरस बनता है वो इसी गॉल ब्लाडर में आके स्टोर हो जाता है, जमा हो जाता है। और फिर धीरे धीरे इसमें से निकल करके यहाँ छोटी आंत में भोजन में मिलते जाता है, जिसके कारण भोजन को पाचन में वो पित्तरस सहायक होता है। दूसरी रचना जो अग्नाशय है, पेनक्रियाज है, वो लीफ लाइक एकदम पत्ती के समान रचना होती है जो स्टोमक के ठीक नीचे पाया जाता है। ये एकदम पत्ती के समान रचना होती है। और इसमें भी एक प्रकार का रस होता है जिसको अग्नाशयिक रस कहा जाता है। अग्नाशयिक रस कहते हैं। पत्ती की तरह रचना होती है, स्टोमक के ठीक निचले भाग में ये स्थित रहता है। तो इस पत्ती के समान रचना को हम लोग कहते हैं क्या, अग्नाशय, या इसको पेनक्रियाज भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको पेनक्रियाज कहते हैं, हिंदी में अग्नाशय कहते हैं। आप सभी एकदम ध्यान से, हिम्मत नहीं हारना है। आप स्टेप बाय स्टेप इस डायग्राम को बनाइए। जहां दिक्कत होता है वहां वीडियो को रोकिए, पहले उतना पार्ट को क्लियर कीजिए, फिर आगे बढ़िए। और मैं काफ़ी धीरे धीरे आपके साथ चल रहा हूं ताकि अधिक से अधिक लोग इस डायग्राम को आसानी से बना सके। अब इसमें नीचे के पार्ट में आएंगे तो दो बहुत महत्वपूर्ण भाग बच गया, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो चलिए पहले मैं बड़ी आंत को ड्रॉ कर लेता हूँ, खींच लेता हूँ, क्योंकि उसको खींचना आसान है। उसके बाद निचले हिस्से में छोटी आंत होगा, उसको देखेंगे। तो बड़ी आंत बनाना देखिए एकदम सिंपल है। ये जो छोटी आंत का पार्ट था इसको आप थोड़ा सा नीचे ले आइए, इस लेवल में ले आइए, पेनक्रियाज से थोड़ा सा नीचे, और उसके बाद इस तरह की रचना बनाइए। ये जिगजैग की तरह बनाना है आपको। इस तरह की रचना बनाना है। ये छोटी आंत दरअसल क्या होता है, इस बड़ी आंत के ठीक पीछे स्थित रहती है।
ध्यान देंगे, ये बड़ी आंत वाली रचना है। इसमें क्या होगा, यहाँ पर मलाशय होगा, रेक्टम, जहां से मल बाहर त्याग करते हैं। अब जो ये छोटी आंत वाली रचना है, जो ये नली आ रही है, इस नली को इस मोटी वाली नली के ठीक पीछे से लाना है। इसलिए यहाँ हम इतना दूर इस नली को नहीं दिखा पा रहे हैं। आप समझ पा रहे होंगे इस चीज को कि अगर इस डंडा और इस मार्कर का दोनों का फोटो आपको कहा जाए खींचने के लिए, तो जितना दूर, चूंकि मार्कर आगे में है, जब फोटो आएगा तो डंडा का फोटो इतना दूर का फोटो नहीं आएगा क्योंकि उसके सामने मार्कर है, लेकिन डंडा पीछे है। बस वही बात है, ये छोटी आंत, ये जो बड़ी आंत है, मोटी जो कुंडलित रचना है, इसके पीछे से आई है, इसलिए यहाँ पर उसका चित्र हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये नली है। अब इसको आप जैसे जैसे कुंडलित करवाना है, घुमाना फिराना हो, तो आप आसानी से इसको घुमा फिरा सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि दोनों नली एक दूसरे के संपर्क में नहीं आना चाहिए। इसको आप अपने सुविधा अनुसार घुमा फिरा सकते हैं। जितना ज़्यादा, हम तो इस बात का ध्यान रख रहे हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे, इसलिए ज़्यादा नहीं इसको घुमा रहे हैं। फिर भी आप चाहें तो अपने सुविधा अनुसार इसको जितना कुंडलित बनाना हो, क्वाइल के आकार का बनाना हो, बना सकते हैं इस तरह से। इसलिए जो सामने डायग्राम है उससे ये थोड़ा सा भिन्न हो सकता है। आप इसको ध्यान से देखिए, आप अपने ढंग से अलग तरीके से भी कुंडलित करवा सकते हैं इन नलियों को। और ये कुंडलित नली अंत में आकर के क्या होगा, जो हमारा बड़ी आंत है इसमें यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए, इसमें यहाँ कनेक्ट हो गया है। इस बड़ी आंत में यह कनेक्ट हो गया है। ऊपर में एक छोटी सी रचना डायफ्राम बच गई है जो उसमें बनाया गया है, लेकिन यह डायफ्राम दरअसल पाचन तंत्र से इसको कोई मतलब है नहीं, फिर भी हम लोग यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ये डायफ्राम श्वसन तंत्र का अंग है। जब हम लोग श्वसन तंत्र पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, अगले क्लास में, तो वहाँ पर इस पर विस्तार से बात करेंगे कि डायफ्राम का क्या काम है। ये डायफ्राम हो गया, जो फेफड़े का हिस्सा है, फेफड़े का भाग है, उस पर बाद में बात करेंगे। तो ये मानव पाचन तंत्र का डायग्राम मेरे तरफ से अब क्लियर हो चुका है। अब मैं नामकरण नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सारी चीज़ का नाम यहाँ लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो अधिक लंबा वीडियो हो जाएगा, समय अधिक लग जाएगा। तो बस अब एक बार फिर से मैं शुरू से दोहरा देता हूँ कि भोजन कैसे आगे बढ़ता है। सबसे पहले भोजन मुंह में आया, वहाँ दांत, जीभ और लार ग्रंथि भोजन को चबाया। भोजन, ये लार ग्रंथि हो गया, इसके अंदर दांत है, ये जीभ है। मुंह में भोजन चबाने के बाद एक लंबी नली के द्वारा भोजन नीचे आता है, जिस नली को हम लोग ग्रशिका, ऑसोफेगस कहते हैं। इस नली से भोजन एक थैलीनुमा रचना में आती है, जिसको स्टोमक कहा जाता है, अमाशय कहते हैं। अमाशय में जठर ग्रंथि होती है, उससे रस निकलता है, जठर रस, और उस जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन नाम का एंजाइम, और श्लेष्मा होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय करता है, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, और जो श्लेष्मा होता है वह श्लेष्मा अमाशय के भीतरी दीवार की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा करता है। अब उसके बाद भोजन पच करके लई के समान हो जाता है, वह आगे बढ़ता है। यहाँ बारी आती है लीवर की। लीवर एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है, हम सभी जानते हैं, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो लीवर में क्या होता है, उस ग्रंथि से एक रस निकलता है जिसको पित्त रस कहते हैं। वह पित्त रस एक थैली में जमा रहता है जिसको पित्ताशय या गॉल ब्लैडर कहते हैं। उस थैली में से वह रस धीरे धीरे निकलता है और छोटी आंत में भोजन से आके मिल जाता है। पित्त रस क्या करता है, भोजन में दो काम करता है पाचन में, कि जो अम्लीय भोजन आया था उसको क्षारीय बना देता है, और वसा के बड़े बड़े गोलिकाओं को, वसा के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदल देता है। लीवर की भांति ही एक दूसरा महत्वपूर्ण अंग है पेनक्रियाज, अग्नाशय। इस पेनक्रियाज से भी एक रस निकलता है जिसको अग्नाशयिक रस, पेनक्रिएटिक जूस कहते हैं। इस पेनक्रिएटिक जूस में दो महत्वपूर्ण एंजाइम है, एक ट्रिप्सिन और दूसरा लाइपेज।
ट्रिप्सिन जो निकल के जाएगा यहाँ छोटी आंत में भोजन से मिलेगा तो वह प्रोटीन को पचा देगा, और लाइपेज जो होता है वह वसा का पाचन करता है। इस तरह से भोजन पचते जाता है और धीरे धीरे इस छोटी आंत के द्वारा आगे बढ़ते जाता है। ये देख रहे हैं उलझी हुई रचना जो है यहाँ से लेकर के ये छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, कहाँ तक, यहाँ से अमाशय के पास से शुरू होकर के ये पूरी उलझी हुई रचना यहाँ तक छोटी आंत है। छोटी आंत में जैसे ही पचा हुआ भोजन आता है तो उस छोटी आंत के भीतरी सतह में भी ग्लैंड होता है जिसको इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहते हैं। वह ग्लैंड क्या करता है कि जो भोजन है उस भोजन का पूर्ण पाचन करता है, कंप्लीट डाइजेशन करता है, और कंप्लीट डाइजेशन के बाद जितना भी कार्बोहाइड्रेट होता है भोजन में वो ग्लूकोज में बदल जाता है, जितना प्रोटीन होता है वो एमिनो एसिड में बदल जाता है, और जितना वसा होता है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल जाता है। इस तरह से भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। छोटी आंत के भीतरी सतह में छोटी छोटी अंगुलियों के समान रचना होती है भिलाई, उस भिलाई के द्वारा वो पचा हुआ भोजन अवशोषित होता है। अवशोषित होने के बाद ब्लड के द्वारा वह भोजन हमारे शरीर के संपूर्ण कोशिकाओं तक पहुंचता है। उन कोशिकाओं में फिर उस भोजन से ऊर्जा का निर्माण होता है और उस ऊर्जा का उपयोग विभिन्न कार्यों को करने में, नए अंगों या ऊतकों के निर्माण में, और पुराने ऊतकों या अंगों में कोई टूट फूट, कोई खराबी आने पर उसके मरम्मती में किया जाता है। तो इस प्रकार से भोजन का पाचन और अवशोषण हो गया। लेकिन कुछ भोजन में ऐसे भी भाग होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको हमारा शरीर नहीं पचा सकता है। जो अनडाइजेस्ट भोजन है, अनपचा भोजन है, वह इस छोटी आंत से निकल करके एक मोटी नली में जा रहा है। इस मोटी नली को बड़ी आंत कहते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो रचना है ये बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन है। और इस बड़ी आंत में जैसे वो अनपचा भोजन आता है तो क्या होता है, उस भोजन का उसमें जो जल होता है वह अवशोषित हो जाता है, और अवशोषित होने के बाद वह ठोस अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है जिसको मल कहते हैं। वह मल आकर के यहाँ मलाशय में जमा रहता है और फिर मल द्वार या एनस के रास्ते, गुदा के रास्ते वो बाहर त्याग कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो बेकार पदार्थ है वो मल के रूप में बाहर त्याग हो गया। जो उपयोगी पदार्थ था भोजन में वह अवशोषित होकर के ब्लड के द्वारा कोशिकाओं में चला गया जहाँ ऊर्जा का निर्माण होता है। इस प्रकार से पोषण की क्रिया मानव के शरीर में संपन्न हो जाती है। एक छोटा सा अंग जो और आपको दिख रहा होगा, हमने यहाँ चर्चा किया है कृमि रूपी परिशेषिका के बारे में। ये छोटा सा कृमि रूपी परिशेषिका बड़ी आंत से कनेक्ट रहता है जिसको हम लोग अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं। यह वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, कृमि मतलब कीड़ा, कीड़ा के तरह रचना होती है, इसलिए इसको कृमि रूपी परिशेषिका कहते हैं। यह जो कृमि रूपी परिशेषिका है यह हमारे शरीर का अवशेषी अंग है, बेकार अंग है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। इसका कोई काम नहीं हमारे शरीर में, लेकिन यह पाचन तंत्र से जुड़ा रहता है। कभी कभार इसमें समस्या आ जाती है, सूजन आ जाता है, कोई परेशानी आ जाती है, लोगों को काफ़ी दर्द करता है। फिर अगर स्थिति असामान्य हो जाती है तो डॉक्टर ऑपरेशन के समय काट करके इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो जब इस अपेंडिक्स में या वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स में ये सबों के शरीर में रहता है, लेकिन जब इसमें समस्या आती है तो उस स्थिति को एपेंडिसाइटिस कहते हैं। वो एक प्रकार की बीमारी हो गई। जब एपेंडिसाइटिस की लोगों को समस्या होती है तो शल्य क्रिया के द्वारा, सर्जरी के द्वारा डॉक्टर इसको काट के हटा देते हैं और लोग स्वस्थ हो जाते हैं। क्योंकि इसका पाचन में कोई योगदान नहीं है, लेकिन हमारे पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ था, इसलिए हमने यहाँ जिक्र कर दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबों को ये पाचन तंत्र का डायग्राम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इसी तरह से बार बार प्रैक्टिस करेंगे, और नाम तो लिखा हुआ है ही उस डायग्राम में, तो निश्चित रूप से आप सभी इससे भी बेहतर, इससे भी सुंदर और एकदम सरल तरीके से डायग्राम बना पाएंगे, ऐसी उम्मीद है मुझे। तो चलिए, आप सभी से फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, डायग्राम बनाने के लिए आपने कुछ भी अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखा होगा, सुधार आया होगा, तो एक फर्ज बनता आप सभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी टेक्निक के द्वारा, चूंकि हम लोग साइंस पढ़ते हैं तो टेक्निक के द्वारा आसानी से अच्छा तरीके से डायग्राम को बना सके और परीक्षा में बेहतर अंक ला सके, विषय वस्तु को समझ भी सके बढ़िया से। तो इसलिए आप सभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे भी निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बस फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में, अभी और सब डायग्राम लेके हम आपके पास आएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।